आप सभी आरएएस एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की इस पहल में आपका स्वागत है, जिस पहल में हम लोग टेस्ट सीरीज के पहले उस सिलेबस को आपको तैयार करने का मौका दे रहे हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, उसके उन आंसर्स को हमारे जो फॉर्मेट है उससे मिलान कीजिए, देखिए कहाँ कमी रह रही है, उसके बाद में अपनी कमी को सुधार करते फुल तैयारी के साथ में आप टेस्ट में आइए, ताकि आप अपना 100% आउटपुट दे सके और हम जो है आपकी उस आउटपुट को और ज़्यादा सुधार सके। ठीक है, आपकी कॉपीज जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी कॉपीज आरएएस सेलेक्टेड जो है कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा चेक की जाएगी और आपको उस पर जो टिप्पणी मिलेगी वो एक सलाहकार टिप्पणी मिलेगी और उससे आपके सुधार बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे दिन की जो एक्सरसाइज है। 10 तारीख को हम लोगों ने डाली थी, इसमें उन क्वेश्चंस को हम लोग उसका क्या फॉर्मेट रहेगा वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अगर नहीं गए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम ग्रुप पे 29 मई को जो टेस्ट होने वाला है उसको अगर आप फ्री देना चाहते हैं तो वहां जाकर वहां पर एक लिंक है, उस लिंक पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और फिर आप लोग वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज यही कही थी मैंने कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और पूछा क्या गया है वो देखना है। ठीक है, वाई मोस्ट ऑफ द साल्ट वाटर लेक्स आर फाउंड इन वेस्टर्न डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकांश जो खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती है। तो जो फर्स्ट डे हमने क्वेश्चन किया था, कल हमने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन में ये था कि तैथिस सागर से जो तैथिस सागर पीछे हटा है भूस्थलाकृतिक गतिविधियों की वजह से, वो उस पीछे हटने की वजह से वहाँ पे लवणीय अवशेष जो है वो रह गए और उस वजह से यहाँ की भूस्थलाकृति में लवणीयता है। ठीक है, दूसरा यहाँ का जो प्रवाह है वो अंतःस्थलीय प्रवाह है। ठीक है, तो लवणता जो है यहाँ पर जमीन में है, साथ में ही यहाँ पे कुछ चट्टानें ऐसी है जो लवणता को बढ़ाती है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। वो दो प्रमुख कारण क्या क्या है? तैथिस सागर के समुद्री अवशेष। इसमें आप लोग थोड़ा सा ऐड करके जो मैंने अभी कहा है वो चीज़ लिख सकते हैं कि तैथिस सागर के पीछे हटने के क्रम में ये इस का उत्थान हुआ है और यहाँ पर तैथिस सागर के अवशेष हैं। ठीक है, सागरीय अवशेष हैं। फिर माइकासिस चट्टानों की यहाँ पर उपलब्धता है और इन दोनों कारणों की वजह से यहाँ पर लवणता अधिक है। ठीक है, और लवणीय झीलें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी झीलें हो गई? सांबर हो गई, पचपदरा हो गई, डीडवाना हो गई, ये सारी झीलें इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में है और ये पाई जाती है और अंतःस्थलीय प्रवाह भी है, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। मैंने जैसे कहा ना कि वो तीनों टॉपिक्स जो है, तीनों सिलेबस में 3 टॉपिक्स है, समाजशास्त्र भी है, आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान का और राजस्थान का भूगोल है, तो तीनों से क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया भूगोल से, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे समाजशास्त्र से। क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। ठीक है, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जाति क्या है, वर्ग क्या है। ठीक है, जाति एक बंद ग्रुप है, बंद समूह है, जिसकी जो सदस्यता है वो जन्म आधारित होती है। इसमें विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं, इसमें भोजन आदि संबंधी प्रतिबंध थोड़े से कड़े होते हैं। साथ ही ये जो मतलब इसमें जो है गतिशीलता नहीं है, मतलब इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि जन्म आधारित सदस्यता है। साथ में व्यवसाय आधारित भी फिक्स होता है, व्यवसाय जो है उसमें भी प्रतिबंधित होता है, फिक्स प्रतिबंध होते हैं व्यवसाय आधारित। ठीक है, वर्ग जो होता है, वर्ग या तो आर्थिक आधार पे होता है या कोई आपकी स्पेशल मतलब जो होते हैं गुण होते हैं उनके आधार पे होता है। जैसे डॉक्टर हो गए तो एक डॉक्टर का वर्ग हो गया। ठीक है, उसने पढ़ाई की है डॉक्टर की तो वो डॉक्टर का ग्रुप हो गया। ठीक है, आर्थिक आधार पर जैसे हायर इनकम ग्रुप के जो एक हर शहर में ये होगा ना कि किसी एक एरिया जो है वो पॉश इलाका कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हाई इनकम ग्रुप के होते हैं। बिना किसी जातिगत भेदभाव के वहाँ पे लगभग जो है हर जाति के लोग रहते हैं जिनके इनकम उच्च है। फिर हो जाता है MIG, फिर हो जाता है LIG, तो ऐसे करके वो जो बढ़ते हैं वो ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जन्म आधारित ना होकर व्यक्तिगत गुणों के आधारित होता है, उनके आर्थिक जो है स्थिति के आधार होता है। ठीक है, दूसरा
इनमें जो है गतिशीलता होती है, व्यावसायिक विविधता भी होती है और व्यावसायिक गतिशीलता भी है। एक दूसरे का व्यवसाय चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता, वैवाहिक प्रतिबंध नहीं होते। तो ये सारे जो है अंतर हमें यहाँ पर लिखने थे। तो अंतर कैसे लिखेंगे, एक जहां पे भी अंतर का क्वेश्चन आए 5 नंबर या 2 नंबर, उसमें इंट्रोडक्शन मत देना, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में आप एक लाइन या 1 या 2 अंतर कम लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सीधा लाइन खींचो और ऐसे ही लिखो, ठीक है। जाति वर्ग, जाति में जन्म आधारित सामाजिक स्थिति निर्धारण, और वर्ग में कैसे होती है सामाजिक स्थिति, वैयक्तिक या आर्थिक आधार पर स्थिति निर्धारण। ये जनरली आरोपित या प्रदत्त सदस्यता होती है, जन्म आधारित मिलती है, ठीक है, प्राप्त होती है, इसमें गतिशीलता नहीं है। और ये जो है अर्जित की जाती है, व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर उसमें सदस्यता अर्जित करता है, ठीक है। ये जो है इसमें पूर्व निर्धारित व्यवसाय होता है और व्यावसायिक प्रतिबंधता होती है, प्रतिबंध रहता है। यहाँ पे व्यावसायिक विविधता और गतिशीलता होती है। ये अंतर्विवाही समूह है, मतलब एक जाति में ही विवाह हो सकता है, और अगर जाति से बाहर विवाह करेंगे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार का बंद वर्ग है, ये खुला समूह है, यहाँ कोई भी अगर उस विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है तो वो समूह का सदस्य बन सकता है, ठीक है। लेकिन बंद जाति में जो है चाहे वो कुछ भी कर ले, जन्म आधारित ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाला जो पॉजिटिव वाला है, कि जाति में जनरली सदस्यों के मध्य जो आपसी लगाव होता है, आपसी प्रेम होता है, वो बहुत अच्छा होता है, आत्मीयता का भाव होता है और वो दिखावटी नहीं होता, एक आत्मीय रूप से आता है। वहीं वर्ग में जो होता है वो दिखावटी, एक फॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है, और स्वार्थ आधारित ये रिश्ते होते हैं, ठीक है। जहां तक स्वार्थ है तब तक रहेगा, नहीं तो नहीं। जाति में ये स्वार्थ आधारित ना होकर एक वर्ग चेतना आधारित होता है, ठीक है। तो ये हमारे को अंतर लिखने थे। 5 नंबर में 6-7 अंतर हम लोग लिख सकते थे और इंट्रो नहीं देना है, ये सारा हो गया। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। दूसरे दिन के तीसरे क्वेश्चन था हमारा, द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान हैव बीन एक्सीलेंट एंड यूनिक फॉर सेंचुरीज, ठीक है। सदियों से राजस्थान की हस्तकला जो है वो उत्कृष्ट और अद्वितीय रहे हैं, ठीक है। हस्तशिल्प व्याख्या करना है, इसका व्याख्या करें या व्याख्या करना है, ठीक है। व्याख्या करें कर देते हैं इसको, व्याख्या करें। तो इसका कैसे व्याख्या करेंगे, ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको समझ लगानी पड़ेगी। पहली चीज आपको इंट्रोडक्शन इसमें ऐसा लिखना होगा कि सदियों से क्यों हमारा जो है कैसे अलग रहा है, ठीक है। हमें थोड़े से एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि राजस्थान की जो है हस्तशिल्प राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान के इतिहास की तरह ही एक यूनिक रहा है, अद्वितीय रहा है, ठीक है। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा के अवशेषों से ले सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ में जो राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं हैं, जैसे मान लीजिए मीनाकारी हो गया, उस्ता कला हो गया, थेवा कला हो गया प्रतापगढ़ की, और इन सब कलाओं का साथ में लेते हुए एक बढ़िया इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद में कुछ प्रमुख कलाएं जो राजस्थान की विशिष्ट कलाएं हैं, उन कलाओं के बारे में, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अंत में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। और ये फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, देखो, राजस्थान की हस्तकला भी यहाँ की संस्कृति और इतिहास के समान ही विशिष्ट और अनोखी रही है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के पात्र व खिलौने, और इसके साथ साथ में हम लोग वो जो है मिट्टी के पात्रों के साथ साथ में कांस्य मूर्ति का या फिर उसका जो बीड्स तैयार होते थे ना, उनके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मध्यकाल की उस्ता कला, थेवा कला, मीनाकारी, बस्सी की काष्ठ कला, टेराकोटा आदि, इसके साथ साथ में हम लोग रंगाई छपाई के भी जो कलाएं हैं उनका भी लिख सकते हैं। आदि इस बात के साक्ष्य है इनमें। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे इनमें से कुछ प्रमुख एवं विशिष्ट कलाएं निम्नलिखित हैं। फिर इन 4 या 5 कलाओं का हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा विस्तार में लिखना है, ठीक है। मीनाकारी कौन लाया, कब विकसित हुई और इसकी प्रमुखता। थेवा कला में भी यही, कब विकसित हुई, कहाँ विकसित हुई, और उस्ता कला में भी सेम चीजें। ये सारी चीजें इनमें अलग अलग लिखनी है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है और ये इंट्रोडक्शन इसीलिए कि आप इंट्रो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे शुरुआत करनी है, वो चीज़ आपको बता दी। और साथ में ये इनका लिख के और अंत में लिखेंगे कि हम देख सकते हैं कि ये कलाएं जो है
आई तो कुछ कलाएं बाहर की है, लेकिन इसने अपनी राजस्थान की विशिष्टताएं ले ली। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरे दिन के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब हम तीसरे दिन के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हर वीकेंड पे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और इन आंसर्स को अपने आंसर से मिलाइए, इस फॉर्मेट को अपने फॉर्मेट से मिलाइए और देखिए कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां रह रही है। उन कमियों को हाथों हाथ सही करते हुए चलते बनिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पर ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कीजिए और साथ में ही फटाफट अपने जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।